जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका वीकेंड लर्निंग चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में हमने नेशनलिज्म के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेशनलिज्म का मतलब हम बता चुके हैं कि फीलिंग फॉर कंट्री, मतलब देश प्रेम की जो भावना होती है, राष्ट्रवाद जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। हर कंट्री अब क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम आजाद होना चाह रही है। हर कंट्री का जो इंसान है, अगर वो प्रेशर हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो वो अब आजादी की ओर बढ़ना चाहता है। और जैसी वो आजादी की ओर बढ़ना चाहता है, तो वो सबको लेकर बढ़ना चाहता है। तो जो सबको लेकर साथ चलने की भावना है, उसको आप कह सकते हैं नेशनलिज्म। अगर किसी एक देश ने दूसरे देश को गुलाम बना रखा है, तो उसके अगेंस्ट या उसका आजाद कराने को क्या बोलते हैं, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म या फिर एंटी कॉलोनियलिज्म। अब क्या हुआ, इंडिया भी हर कंट्री की तरह आजाद होना चाह रहा था। यहाँ पे बहुत सारे पीजेंट्स, अलग अलग ग्रुप्स प्रेशर फील कर रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पे सब लोग क्या होना शुरू हुए, यूनाइटेड होना शुरू हुए, इकट्ठा होना शुरू हुए। और इकट्ठे होने के साथ साथ इन्होंने ब्रिटिश रूल का बहुत ज्यादा अगेंस्ट करा। इंडिया पहले बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। ये डिवाइडेड इसलिए था कि ब्रिटिशर की हमेशा एक पॉलिसी रहती थी कि इंडिया को डिवाइड करके रखना है, ताकि इंडियन सिटीजन उनके क्या ताकि इंडियन सिटीजन उनका अपोज ना कर सके और वो ग्रुपिज्म ना कर सके। अब वो हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से इंडियंस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। बट एक टाइम आया जहां पे हर सिटीजन एक साथ आके खड़ा होने के लिए रेडी हो गया। वो था वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडिया पर पड़ा, आप कह सकते हैं। और इसके कुछ इफेक्ट भी थे। अगर हम इकोनॉमिकल की बात करें, इकोनॉमिकली का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। और पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, पॉलिटिकल मतलब आर्मी जिसके अंदर आ जाती है, या ऑफिशियल जो डिसीजन है, पॉलिसीज है, वो इसके अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टाइम पे ब्रिटिशर्स को आर्मी चाहिए थी, उनकी आर्मी कम पड़ चुकी थी, तो वो इंडिया से जबरदस्ती लोगों को लेकर जा रहे थे, अपनी आर्मी में भर्ती कर रहे थे। भर्ती करने की वजह से यहाँ पे डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा, लोगों को सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही थी। और ज्यादा देने की वजह से जैसी एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसकी वजह से इन्होंने एक नया इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन कर दिया। अब लोगों को इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब अब हर किसी को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, और इंक्रीज होने की वजह से मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या है, अब बैड सिचुएशंस फेस कर रहा है। इसी के साथ कस्टम ड्यूटी लगा दी कि अगर आपको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है, ले जाना चाहते हैं, तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर वॉर रिक्वायरमेंट और फोर्सफुली पीपल रिक्रूटेड, मतलब क्या किया गया, लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। और इस वजह से लोग क्या हो चुके थे, लोग हो चुके थे गुस्सा। इस चीज को लेके लोग अब हो चुके थे गुस्सा। क्रॉप फेल्यूर 1918 से 1919 तक और 1920 से 1921 तक बहुत ज्यादा क्रॉप फेल्यूर होने की वजह से फैमीन आ गया, सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ जाने की वजह से खाने की कमी हो गई। खाने की कमी होने की वजह से एक बीमारी शुरू होगी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की वजह से 12 मिलियन लोग इंडिया के मारे गए थे। 12 मिलियन लोग मारे गए थे, और इसकी वजह से लोगों को अपने रिलेटिव्स को खोना पड़ा था। और क्रॉप फेल्यूर की वजह से खाना था नहीं, तो सब लोग इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा दुखी हो रखे थे। और ये टाइम है 1918 से 1919 और 2021 की। अगर हम बात करें, अब गांधी जी इंडिया आ चुके हैं। गांधी जी इंडिया कहां से आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े मूवमेंट लड़ने के बाद गांधी जी पूरी तरह फेमस हो चुके हैं, और इन जनवरी 1915 को वो इंडिया आ चुके हैं। इंडिया आने के बाद अब गांधी जी मस्त 2 साल की सैर करने के लिए चंपारण निकल चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो बच्चों, गांधी जी अब आ चुके हैं भारत आने सो बच्चों, अभी तक हमने देखा गांधी जी भारत आ चुके हैं 1915 में, और अब गांधी जी घूमने फिरने के लिए निकल चुके हैं। और अब गांधी जी 1917 में अपना पहला केक काटेंगे चंपारण में। गांधी जी पहुंचे चंपारण। चंपारण पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कुछ पीजेंट, कुछ किसान क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 काते सिस्टम के खिलाफ है। अब ये 3 काते सिस्टम क्या होता है, 3 काते सिस्टम में किसानों को 15% अपनी जमीन पे खेती करनी पड़ती है। किस चीज की, इंडिगो उगानी पड़ती है। और जहां पे गाइस इंडिगो उगाई जाती है, वहां पे कोई और फसल नहीं उगाई जाती है। इसीलिए किसान गुस्सा होकर क्या कर रहे थे,
लड़ाई झगड़े कर रहे थे। गांधी जी हमेशा क्या करते हैं कि किसी की भी हेल्प करने से पहले या स्ट्रगल करने से पहले, आंदोलन करने से पहले डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, मतलब दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं, चेक करते हैं कि आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या दिक्कत है, और सबकी दिक्कतों को मिला के एक बहुत बड़ा इशू, नेशनल इशू क्रिएट कर देते हैं। रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो क्या करेंगे, वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट स्टार्ट करा, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट स्टार्ट करा उन्होंने, सबसे पहले प्रेशराइज करा ब्रिटिशर को। प्रेशराइज करने के बाद पीजेंट्स को बोला कि अब तुम्हें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 काते सिस्टम को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब गांधी जी उस टाइम में ऑलरेडी फेमस हो चुके थे और ऊपर से टैक्स पे करने के लिए पीजेंट्स को मना कर दिया था। तो अब ब्रिटिशर्स का ध्यान गया कि क्या हो रहा है। जब ब्रिटिशर्स ने देखा तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई और कमेटी में यह तय किया गया कि किसी को भी जबरदस्ती 3 काते सिस्टम है, ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करा गया। गांधी जी ने पीजेंट्स को बोला कि तुम्हें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 काते सिस्टम को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी के साथ ही ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बिठानी पड़ी, जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि किसी को, ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बिठाई जिसके अंदर एक क्लियर किया गया कि किसानों को 3 काते सिस्टम अपनाने की या एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे 1918 में। ठीक है, अगर हम चंपारण की बात करें तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। पर अब हम कहां की बात करें, अहमदाबाद। और अहमदाबाद में सबसे पहले गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल करी थी। कैसे, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मिल वर्कर और इंडियन मिल ओनर्स के बीच में चल रही थी लड़ाई। क्योंकि जो इंडियन मिल ओनर्स थे, इन्होंने क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे पैसे कमाए थे और इसी के बीच में इन्होंने, अब हुआ क्या, ये जो अहमदाबाद में स्ट्राइक चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वो मिल वर्कर और इंडियन मिल ओनर के बीच में चल रही थी। इसके अंदर अगर आप मेनली देखेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मिल ओनर ने बहुत सारा पैसा कमाया था। पर हुआ क्या कि जब वर्कर काम कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे एक प्लेग बीमारी चली थी। बीमारी की वजह से इनको अपने बहुत सारे लोगों को गंवाना पड़ा था। इसी वजह से ये क्या चाह रहे थे कि ये लोग चाह रहे थे कि इनकी 35% सबकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मिल ओनर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं। अब गांधी जी वहां पहुंचे। गांधी जी ने देखा, अब गांधी जी पहुंचे वहां पे। गांधी जी ने देखा और गांधी जी ने सजेस्ट करा कि मिल ओनर को कि तुम एक ट्रिब्यूनल बैठाओ। ट्रिब्यूनल एक तरह की कमेटी होती है जो फैसले लेती है। तुम एक ट्रिब्यूनल बैठाओ। गांधी जी ने सजेस्ट करा कि तुम एक ट्रिब्यूनल बैठाओ। ट्रिब्यूनल बैठाने के बाद उन्होंने एक फैसला दिया ट्रिब्यूनल ने कि 20% इनकी सैलरी इंक्रीज की जा सकती है एज पर सिचुएशन। पर मिल वर्कर्स उससे खुश नहीं थे, तो मिल वर्कर्स ने क्या कर दी, स्ट्राइक। मिल वर्कर्स ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। अब जब मिल वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, गांधी जी ने चेक किया। दोबारा से गांधी जी क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद गांधी जी ने देखा कि 35% बिल्कुल सही मांग रहे हैं मिल वर्कर्स। तो उसके बाद गांधी जी ने बोला कि तुम लोग स्ट्राइक कर दो। अब जब स्ट्राइक चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, उस टाइम धीरे धीरे करके अटेंडेंस कम हो जा रही थी। अटेंडेंस कम होने की वजह से गांधी जी को पता चला कि लॉन्ग स्ट्राइक पॉसिबल नहीं है, हमें बीच बीच पे कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे स्ट्राइक कंटिन्यू चलती रहे। इसी के साथ फिर क्या हुआ, गांधी जी ने देखा लोग कम हो जा रहे, तो गांधी जी खुद भूख हड़ताल पे जाके बैठ गए थे। और जैसे ही गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे तो इंडियन मिल ओनर डर गए और जैसे गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे तो इंडियन मिल ओनर डर गए और डर की वजह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने 35% सैलरी मिल वर्कर्स की इंक्रीज कर दी। तो ये हुआ था अहमदाबाद के अंदर 1918 में। अब इसके बाद बात करते हैं केक में, जो लास्ट का के है वो जाता है खेड़ा के लिए। खेड़ा की अगर बात करें तो 1918 का इंसिडेंस है। इधर क्या हुआ था, खेड़ा के अंदर अब क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स हर जगह से इंडिया से पैसा कमाना चाहते थे या पैसा छीनना चाहते थे। और वो कैसे छीनेंगे, तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपना रखे थे। खेड़ा गुजरात में है और खेड़ा में क्या कर रखा था, उन्होंने एक सिस्टम चला रखा था, रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम टैक्स निकलवाने का, टैक्स लेने का एक तरीका है। कैसा तरीका है उसका देखते हैं। इसके अंदर किसान को 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का 1/4 भाग किसको देना होता था, ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था। तो इसमें क्या था, रियोतवारी सिस्टम में
कि ये बोल रखा था कि अगर कभी सूखा पड़ जाता है, किसी भी XYZ रीजन की वजह से खेती नहीं होती, तो उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट हुआ क्या, यहां पे हुआ उल्टा। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ कि लोथवारी सिस्टम के अंदर किसान को 1/4 जो भी प्रोडक्शन का पार्ट होगा वो ब्रिटिशर को पे करना पड़ेगा, और अगर इन केस की फैमिन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट हुआ क्या कि अब खेड़ा में 1918 में आया द्रोथ, सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ जाने के बाद इनको एज पर लो तो टैक्स पे नहीं करना था, बट स्टिल ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें टैक्स चाहिए अपने ही लॉ के अगेंस्ट जाकर। तो वो जब अपने लॉ के अगेंस्ट जा रहे थे तो गांधी जी फिर आए। गांधी जी ने चेक करा, एनालाइज करने के बाद देखा, पीजेंट्स को बोला कि तुम्हें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गांधी जी ने करा स्ट्रगल, आंदोलन चला, और स्ट्रगल के बाद उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू करा। गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में कहा गया कि जो अफोर्ड कर सकता है टैक्स सिर्फ वही पे करे और किसी को नीड नहीं है। अगर हम इसके लीडर्स की बात करें तो विठल भाई पटेल और इंदुल याग्निक इसके दो मेन लीडर्स कह सकते हो। आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर होगा। आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब गांधी जी 2017 और 2018 में अच्छे से केक खा चुके हैं और हर जगह गांधी गांधी हो रही है और गांधी जी मस्त फ्लो में बह रहे हैं। तो अगर अब आगे बात की जाए कि अब हो क्या रहा था ना, इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हर 10 से 15 साल बाद एक नई पॉलिसी लेकर आते थे जिससे इंडिया में कुछ चेंजेस होते थे। वैसे ही 1919 में एक नई पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक एक्ट आया। 1919 एक्ट में क्लियर किया गया कि यहाँ पे एक रोलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बच्चों रोलेट एक्ट क्या होता है? सो रोलेट एक्ट क्या था कि किसी को भी शक के बिना पर कोई भी ब्रिटिशर 2 साल के लिए बंदी बना सकता है, कैद कर सकता है, और उसको कोई बिना किसी ट्रायल के, मतलब उसको अपना मुकदमा लड़ने की भी इजाजत नहीं है, उसको बस पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, खत्म कहानी, वो भी 2 साल के लिए। तो अब हुआ क्या, ये एक्ट को सुन के सारे इंडियंस बौखला गए। इंडियन बोल रहे कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हो तुम। तो इस चीज से बचने के लिए इंडियंस ने क्या करा, एक सत्याग्रह करा, नेशनल वाइड एक सत्याग्रह शुरू करा। और इस टाइम पे इस चीज को सुन के ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को सर्ब कोर्ट बोलकर बुलाते थे। उनको एक डेजिग्नेशन दे रखी थी, एक उपाधि दे रखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस सर की उपाधि को भी त्याग दिया। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 लागू हो चुका है, रोलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के बारे में देखा और गांधी जी खुश नहीं थे। गांधी जी अब गुस्से में मस्त आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या करा, लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर दिया। इसके अंदर हम स्ट्राइक करेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, पर हम पुष्पा बन जाएंगे और हम रुकेंगे नहीं, ना ही झुकेंगे। अब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को नेशनल वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का ठाना। नेशनल वाइड सत्याग्रह लॉन्च हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मूवमेंट होना शुरू हो गया, पर एक वायलेंस क्रिएट हुई। वायलेंस का मतलब है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब लड़ाई झगड़े शुरू हुए 13 अप्रैल 1919 को। हुआ क्या था इस दिन, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हुआ क्या, सत्याग्रह लॉन्च हो चुका है, पर इस सत्याग्रह के 2 मेन लीडर, इस सत्याग्रह के मेन लीडर सत्यपाल और सफुद्दीन खिचलियों को क्या कर लेते हैं लोग, ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब होता क्या है, इस सत्याग्रह के मूवमेंट अब होता क्या, इस सत्याग्रह के 2 मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, एक है सत्यपाल और एक है सफुद्दीन खिचलियों, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं। रोलेट एक्ट की वजह से प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर, इसी बाग के अंदर ओपन फायरिंग करवा देता है जनरल डायर। कौन ओपन फायरिंग कराता है? जनरल डायर ओपन फायरिंग कराता है और उसमें 1600 लोग ऑफिशियली मारे जाते हैं। 1600 ऑफिशियली मारे जा रहे हैं। और इसमें होता क्या, 1600 लोग ऑफिशियली मारे जाते हैं, तो ये ऑफिशियल डेटा है, असली में पता नहीं कितने मरे होंगे। अगर हम बात करें 1600 लोग मारे गए। अब इस चीज पे ब्रिटिशर ने देखा और लोगों ने और ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
तो इस चीज को ठीक करने के लिए, प्रोटेस्टिंग को रोकने के लिए, फिर ब्रिटिशर ने एक बाहर से कमेटी बिठाई। इस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन अब ब्रिटिशर की तरफ से ही थी, तो उसने जनरल डायर को, जिसने ओपन फायरिंग कराई थी, उसको क्लीन चिट दे दी कि भाई साहब ये तो बिल्कुल ठीक बंदा है, उन्हीं लोगों की गलती जो 1600 लोग खड़े हुए थे। अब क्लीन चिट दे दी, पर हुआ क्या, एक सरदार जी का नाम उधम सिंह लंदन पहुंचे 1940 जनरल डायर का पीछा करते हुए, जनरल डायर को गोली से उड़ा दिया। तो ये कहानी थी हमारे जलियांवाला बाग की और नेशनल वाइड सत्याग्रह की। और ये अनाउंस किया गया था 6 अप्रैल को, वायलेंस उठी 13 अप्रैल को, और इसको कोल्ड ऑफ मतलब वापस ले लिया गया 18 अप्रैल 1919 को। सो आई होप गाइस इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ इन केस कोई डाउट होता है सो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ऑफ कोर्स आपको बताऊंगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक हम मोस्ट इंपोर्टेंट सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दिस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस है वो कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अदर टॉपिक्स के साथ। जो लास्ट टॉपिक है, खिलाफत मूवमेंट 1920 से 1924 तक चला था। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम से प्रोटेस्ट करना शुरू करा था। ये इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मुस्लिम की एक खिलाफत मूवमेंट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मुस्लिम की एक रिस्पेक्टेड जगह थी, उसका नाम है कैलिफेट। कैलिफेट को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिजल्ट के तौर पे तोड़ने की बात की जा रही थी। सो इसी की वजह से मुस्लिम से प्रोटेस्ट करना शुरू करा था। ये जो खिलाफत मूवमेंट था शुरू करा था शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और अब्दुल कलाम आजाद ने। बाद में गांधी जी इनसे मिले जून 1920 में और उन्होंने इसको लीड करा, खिलाफत मूवमेंट को लीड करा। गांधी जी ने लीड करना शुरू करा और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि अब से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि अब से हम सारी चीजों को बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करना मीन सब चीजों को त्याग देंगे, मतलब सिर्फ इंडियन गुड्स का यूज करेंगे, फॉरेन गुड्स का यूज नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक है। 1 अगस्त को क्या हो गया, तिलक जी की डेथ होगी और तिलक जी की डेथ होने की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उसी वक्त क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। और इसको हैवी सपोर्ट मिला बिकॉज उस टाइम पे एक पंजाब इश्यू चल रहा था, खिलाफत इशू नया नया रेज हुआ था और स्वराज की बात चल रही थी। स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस, सब क्या चाह रहे थे, इंडिपेंडेंस। और इसी वजह से ऑल कम्युनिटी सपोर्ट उस टाइम पे इस मूवमेंट को मिला था। एनसीएम अब स्टार्ट होता है, बॉयकॉट कंप्लीटली शुरू हो चुका था। लोग सेल्फ सफिशिएंट बन रहे थे, अपने इंडियन गुड्स का यूज कर रहे थे, डोमेस्टिक गुड्स का। फिर एक नागपुर का सेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, ये कांग्रेस आज वाली नहीं है, अलग कांग्रेस है। कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, नागपुर सेशन, दिसंबर 1922 में, जिसमें बात की गई थी कि इस मूवमेंट को और ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। सो ये था हमारा पूरा खिलाफत मूवमेंट छोटे से शब्दों में। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक आप कह सकते हो, बट पेपर में आ जाता है तो इसलिए हम ज्यादा डीप नहीं जा रहे, पर इसमें बात जरूर करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट का बात करें कि यहाँ पे ना एक एनसीएम से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा था। और प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था बाजार में, चौरी चौरा के बाजार में, विलेज के बाजार में। पर क्या हुआ, एंग्री मॉब मर्डर। मॉब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। अब हुआ क्या, एंग्री मॉब, बहुत सारे गुस्सैल लोगों ने क्या करा था कि 22 पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला था, उनकी डेथ कर दी थी। और उनको मार डालने की वजह से वहां पे क्या हुआ, हंगामा शुरू हो गया। और बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी ने एनसीएम को फरवरी 1922 में वापस ले लिया, और क्योंकि ये क्या हो चुका था, वायोलेटेड हो चुका था। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऐसी वीडियोस हम और लाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।